प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी के लिए हम लोग अपनी क्लासेस को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जहां हिंदी में आपकी पूरी क्लास चलाई जा रही है, वहीं पे दूसरी तरफ आपको इंग्लिश में पूरा प्रैक्टिस पेपर कराया जा रहा है। ये एनसीईआरटी की क्लास कल हमने रिस्पायरेशन के बारे में पूरा डिस्कस किया था, पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको, और उन चैप्टर में हमने हर एक पॉइंट पे फोकस किया था कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज के इस प्रैक्टिस पेपर की कड़ी को कर लिया जाए तो ये 4th नंबर का आपका प्रैक्टिस पेपर है। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस पेपर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे करवा दिए हैं। इसका पीडीएफ आपको इस नंबर पे 8004109989 ये नंबर जो दिखाई पड़ रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। रिस्पायरेशन चैप्टर यानी श्वसन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में, और ये पहला पार्ट है, यानी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। पहले पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन रखे हैं, और 40 क्वेश्चन में हम आपको बता दें 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, और 20 क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको एक चीज़ से अवगत करा दें यहाँ पे कि ईएलटी का जो एग्ज़ाम होता है, ईएलटी के एग्ज़ाम में या आपका जो जीआईसी का पेपर होगा, उसके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की शैली और एनसीईआरटी के पेपर की भाषा आपको देखने को मिलेगी। जबकि वहीं पे जब आपका टीजीटी या पीजीटी का पेपर होता है, तो वहाँ पे आपको कॉमन लैंग्वेज देखने को मिलती हैं, यानी यूपीएससीआरटी आपको देखने को मिल जाती है, या सीआरटी का वहाँ पे भाषा शैली मिलती है, तो आप बड़े आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न आसान है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप में से ज़्यादातर लोग सभी प्रश्नों के आंसर कर सकें, और आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है हीमोसियानिन इज द रिस्पायरेटरी पिगमेंट विच कंटेंट। हीमोसियानिन एक प्रकार का रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जो अपने पास रखता है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हीमोसियानिन एक प्रकार का जो है वो रिस्पायरेटरी क्या है, पिगमेंट है। हीमोसियानिन जो है वो एक प्रकार का रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जो कि अपने पास रखता है। किसको रखता है, तो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आयरन को रखता है, कापर को रखता है, मैग्नीशियम को रखता है, या मैग्नीज को रखता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आप सब जानते हैं हीमोसियानिन जो किसको रखता है, वो कापर को रखता है। हीमोग्लोबिन किसको रखता है, आयरन को रखता है। और जो मैग्नीशियम आयन है एक फोटोसिंथेसिस में रोल लेता है, और मैग्नीज का यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसके आंसर पे आते हैं। तो सही आंसर हो जाता है कापर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा दी, यहाँ पे हमने नोट करके लिखा है, कहीं कहीं पे लिखा गया है, ज़्यादा जगह लिखा नहीं गया है। चूँकि पीडीएफ आपके पास जाएगा तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा कापर कलर इज ब्लू। कापर का कलर कैसा होता है, ब्लू। डेट इज वाई हिमोसियानिन प्रोवाइड द ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कापर। कह रहा कापर के कारण हिमोसियानिन का जो रंग होता है वह ब्लू रंग का होता है, यानी नीले रंग का होता है। यह एक प्रकार का क्या है, पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट है। और हिमोसियानिन में पाया जाने वाला जो किसके कारण से पाया जाता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, जो कापर के कारण का पाया जाता है, और इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन, हीमोग्लोबिन आयरन को रखता है। और मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला प्रश्न अच्छी तरह से आ गया होगा। सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे बहुत आसान भाषा में लिखा गया प्रश्न है आपके सामने। द प्रोसेस बाय विच। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें कि आप चैनल पे जब भी वीडियो देखा करिए, लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर भी अपने मित्रों को कर दिया करिए। निःशुल्क क्लास है, यह सोच के निःशुल्क तरह मत देखा करिए, मूड से पढ़ा करिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं वह प्रश्न भी करवा करके आपको बहुत ज़्यादा कम समय में या बहुत ज़्यादा समय में हम आपको बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन करवा सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी प्रश्न रखे गए हैं अपने आप में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। आप खुद देखेंगे, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति इस क्लास को नहीं देख रहा है जो बहुत लोअर क्लास का होगा, यानी हर एक व्यक्ति अपने आप में ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्वेश्चन का, पेपर का स्तर क्या है, और यह पेपर जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है इसका आपकी परीक्षा से क्या लेना देना है। आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। बहुत सारे चैनल पे प्रैक्टिस पेपर कराई जा रही है, लेकिन वह हाई स्कूल के एग्ज़ाम के बराबर है। तो मैं किसी की कुछ अच्छाई बुराई पे बात नहीं करता, लेकिन आपसे आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, पेपर कठिन भले लगे सॉल्व जरूर किया करिए। अगर आपको लगता है कि कठिन है तो फिर एग्ज़ाम में तो और कठिन आने वाला है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए पूरा पेपर किया करिए, जो 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहे उसे जरूर सॉल्व किया करिए। द प्रोसेस बाय विच एटीपी मालिक्यूल, कह रहा वह प्रक्रिया जिसमें एटीपी मालिक्यूल
फार्म टू एटीपी मालिक्यूल, एटीपी मालिक्यूल आर फार्म, एटीपी मालिक्यूल फार्म करता है किसको, एडीपी को। इसे हम लोग कहते हैं फास्फोराइलेशन। किसमें कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। जब आप पढ़ेंगे तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्लियर है। फर्मेंटेशन में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथिल अल्कोहल बनता है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हमबर्गर। ठीक है, हमबर्गर्स, ये हमबर्गर्स फेनामिना है, एक फेनामिना का नाम रखा गया हमबर्गर्स फेनामिना। ये एक कार्य है, क्रिया है। फेनामिना मतलब होता है कार्य करने के तरीके जो हैं, तरीका है। तो एक हमबर्गर्स फेनामिना इज आल्सो कॉल्ड, हमबर्गर्स फेनामिना को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, तो दूसरे भाषा में कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। इसे दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। कल जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक बार यहाँ ये शब्द आया था क्लोराइड शिफ्ट, तो हमने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। हमने एक जगह और आपसे बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करवाया था बाई कार्बोनेट, और उसके बाद जब आरबीसी का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन आरबीसी में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन करवाई थी एनसीईआरटी में। आप उसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्लास 1 घंटे की नियर अबाउट की क्लास है, और उसे आप एक बार देख लेंगे तो मुझे भरोसा है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करेगा। हिंदी में है, आप आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है, कह रहा है कि ये एंजाइम है, और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आपने फेस किया होगा अगर पिछला टीचटी पिछटी आपने दिया होगा। द फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट, फ्यूमरेज एंजाइम किसको कन्वर्ट करता है, ये भाषा शैली देखिए कैसी लिखी गई है। इस तरह के प्रश्न आप फेस किए होंगे। सक्सेनिक एसिड इंटू द फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड इंटू द मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इंटू सिट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इंटू सक्सेनिक एसिड, यानी चारों एसिड के जो चारों मॉलिक्यूल और एसिड को यहाँ पे घुमा फिरा के दिया गया है, यानी सक्सेनिक को भी दे दिया, फ्यूमेरिक को भी दे दिया, मैलिक को भी दे दिया, सिट्रिक को भी दे दिया, सक्सेनिक को दे दिया। अब आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ तो आपका आंसर गलत होने वाला है। ठीक है, कहने के लिए तो प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाए तो आप कहेंगे फ्यूमरेज जो है ये फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। क्लियर हो गया। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन, कह रहा कौन से ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज होता है, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप कहेंगे क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसमें ऑक्सीजन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपको बताना। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में आप बता दिए। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट आपको बताना, तो आप कहेंगे क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड हो जाता है। मेटाबॉलिक वाटर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ, कह रहा मेटाबॉलिक वाटर जो है एक तरह का बाई प्रोडक्ट है प्रोसेस ऑफ किस में, तो टिश्यू रिस्पायरेशन में मेटाबॉलिक वाटर जो है वह बाई प्रोडक्ट रूप में निकलते हैं। कहाँ से, टिश्यू रिस्पायरेशन में। कहाँ पे, टिश्यू रिस्पायरेशन में। तो सही आंसर हो जाता है आपका टिश्यू रिस्पायरेशन। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरीड एज, कह रहा है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में कैरीड होते हैं किसके रूप में, तो आप कहेंगे कार्बोनेट के रूप में। कितना, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट किससे होता है, कार्बोनेट के रूप में होता है। आपको एनसीईआरटी में पूरी तरह से हमने कल अंडरलाइन करवाया था, और कई बार हमने फोकस करके इस पर रिपीट करके हमने बताया था। आप जरूर पढ़िएगा और अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी से एज इट इज़ आपके एग्जाम में उठा ली जाएंगी, वहाँ पे आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय, ब्रीथिंग कंट्रोल की जाती किसके द्वारा, तो आप कहेंगे प्यार, मोहब्बत, घृणा, नफरत, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती, मेड्यूला ओब्लांगेटा द्वारा। तो ब्रीथिंग भी किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, मेड्यूला ओब्लांगेटा के द्वारा रेगुलेट की जाती है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे कुछ रिएक्शन दिए गए हैं। एटीपी इज कंज्यूम्ड, किस में एटीपी का कंजप्शन होता है यानी कंज्यूम्ड की जाती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो एक है आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होती आइसोसिट्रिक एसिड में, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होती एसिटिल को एंजाइम ए में, और आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता सिस एक्नोट्रिक
एक्नोटिक एसिड में तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड में एटीपी इज कंज्यूम्ड। ऐसी रिएक्शन में एटीपी का कंजप्शन किया जाता है, एटीपी कंज्यूम्ड की जाती है। प्रश्न का स्तर थोड़ा सा हाई है, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरा प्रश्न जरूर देखा करिए, बीच में छोड़ के मत भागा करिए। देखिए, नो गेन नो पेन नो गेन, जब तक आप कोई कष्ट नहीं उठाएंगे तब तक आप सफलता के उस परचम को लहरा नहीं पाएंगे। जो चीज़ें आपको इधर उधर अलग अलग बुकों में छांटनी पड़ेगी, अगर उसे छांट करके आपको दे दिया जा रहा है, छटनी करके दे दिया जा रहा है, यानी जिसे आप लोग क्या कहते हैं, आपके लिए सेलेक्ट करके दे दिया जा रहा है, तो उसे चीज़ों पे आप फोकस करिए और कोशिश करिए कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको परिश्रम करना है। इसका पीडीएफ भी आपको इसीलिए शेयर कर दिया जाता है, आंसर के साथ आप उसे पढ़ सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। और अगर इच्छा हो तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट, हालांकि फॉन्ट बड़ा है और फॉन्ट बड़ा होने के नाते आपको बहुत सारे पेज लॉस करने पड़ेंगे। जो लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनको, जो लोग मान लीजिए जॉब करते हैं वो तो निकलवा लें पेज, और लेकिन जो लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनसे तो हम कहेंगे कि कॉपी बनाएं और उस कॉपी पे चैप्टर वाइज इन प्रश्नों को लिख डालें। एक बार अगर आपने अपनी पेन से पेन डाउन कर दिया तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में प्रश्न रिटर्न आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। चलिए, बातें ज़्यादा हो जाती हैं इसलिए बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रश्न आंसर करेंगे, आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, एटीपी क्या है आपको ये बताना है। एटीपी इज एन एंजाइम विच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, ए हार्मोन नहीं, मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड, कह रहा है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड के साथ बाउंड होता है, ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी एनर्जी के रूप में जानते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज आर फाउंड, कह रहा साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज कहाँ पर पाया जाता है, तो ऑन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी वाले सेक्शन में ये चीज़ें पाई जाती, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी वाले भाग में ये चीज़ें आपकी देखने को मिल जाती हैं ना। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न आपका है कि इन मैमल्स एरिटिनॉइड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विथ, इन मैमल्स एरिटिनॉइड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विथ, बताइए भाई, एरिटिनॉइड कार्टिलेज कहाँ से जुड़ा होता है या किससे जुड़ा होता है आपको बताना है। तो लेयरिंग से जुड़ा होता है, सही आंसर क्या हो जाता है, लेयरिंग आपका सही आंसर हो जाता है। इन विच एनिमल सेल, इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस इन, कह रहा जो एनर्जी रिच सब्सटेंस होता है वो प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है एनर्जी, सीधे सीधे कहें एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इनवॉलेंट्री इन ईच ब्रीथ इज कॉल्ड, कह रहा है प्रत्येक ब्रीथिंग में इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं टाडल वॉल्यूम कहते हैं। एक मिनट में कितना, एक बार में कितना जाता है 500 ml, और एक मिनट में ब्रीथिंग रेट कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 से 16 बार ब्रीथिंग रेट होती है, तो उस हिसाब से अगर निकाल दें तो 6 लीटर से लेकर के 8 लीटर तक आपका टाडल वॉल्यूम का हिस्सा होता है। आपके एनसीईआरटी में इस बात को मेंशन किया गया है, आप एनसीईआरटी में इसे पढ़ सकते हैं। पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद द ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, कह रहा है पायरुविक एसिड जो है कंबाइन करने से पहले ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के ऑब्सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स, वो किस में जाती है, तो आप कहेंगे एस्टिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एस्टिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सिनेडेरियन एपिथेलियम इज फाउंड इन, सिनेडेरियन एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, यह आपके जीआईसी में पूछा गया प्रश्न था। सिनेडेरियन एपिथेलियम इज फाउंड इन द नेजल पासेस, कहाँ पे पाए जाते हैं, जो नेजल पास जाता है यानी नोज की जो कैविटी के पास होते हैं उसमें कहते हैं, इसमें पाया जाता है सिनेडेरियन एपिथेलियम मेम्ब्रेन पाई जाती है। द टोटल लंग्स कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द, कह रहा टोटल लंग्स कैपेसिटी किस में रिप्रेजेंट करेगी, टोटल टाइडल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम। हमने लास्ट में आपको बताया था, एनसीईआरटी में पूरी तरह से मेंशन है, टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC, ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी किस में दी गई थी, तो वो आपको दी गई थी वाइटल कैपेसिटी यानी VC प्लस RC, ठीक है, RV, VC प्लस RB जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है।
इन ए न्यू बेबी ब्रीथ इन द होली कैरीड आउट बाई, कह रहा कि एक नया बच्चा है यानी छोटा सा बेबी है, वह सांस लेता है उसके हिसाब से आपको ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे आंसर बताना, चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, तो ये आपका गलत हो गया। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकास्टल मसल, ये आपका सही है। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में क्वेश्चन जाता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड इंटरकास्टल मसल्स, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इम्बेडेन मेयरहाफ पाथवे, आपने इसे पढ़ा होगा, ईएमपी पाथवे कहा जाता है। इम्बेडेन पारनास और मेयरहाफ, ईएमपी इम्बेडेन पारनास और मेयरहाफ पाथवे को ईएमपी पाथवे कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूछ रहा है कि इसमें क्या होता, तो आप कहेंगे ग्लूकोज क्रमबद्ध तरीके से टूटता है, तो वही कह रहा है स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड, सिस्टम से ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ठीक, चलिए। व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रीथिंग बिकम्स, कह रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, तब क्या होता है। व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ब्लड में बढ़ जाती है तो क्या होता है, फास्टर एंड डीप। ठीक, देन बिकम क्या होता है, जो सांस लेने की दर होती है, ब्रीथिंग की दर होती है, वो फास्टर हो जाती है और डीप हो जाती है, यानी तेज जल्दी जल्दी और बहुत गहरी सांस लेना शुरू कर देते हैं लोग। ब्लड एनालिसिस, एक ब्लड की एनालिसिस की जा रही है, आप है पेशेंट, एक पेशेंट की, यहाँ से आपका शुरू हो गया कौन सा पेपर, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, देखिए कैसा पेपर की भाषा क्या है। ब्लड एनालिसिस, आप है पेशेंट, एक पेशेंट की ब्लड की एनालिसिस की जा रही है, रिवेल्स एंड अनयूजुअली हाई क्वांटिटीज ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कंटेंट, कह रहा जब उसको चेक किया गया तो उसके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, कौन सा ऐसा है जो इसके लिए करेक्ट है। द पेशेंट हैज इनहेल्ड पॉल्यूटेड एयर कंटेनिंग हाई कंटेंट ऑफ, कह रहा है ये तो क्लियर हो गया कि पेशेंट जो है वो जो सांस लिया है, इनहेल किया है पॉल्यूटेड एयर में, लेकिन किसकी मात्रा ज़्यादा, तो आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, जो ब्लड में जाने के बाद क्या कर दी है, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट का निर्माण कर देती है। क्लियर हो गया। आपको एक सार्स डिजीज हो जाती है तो जिसे आप कहते हैं सेवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो कोरोना वाला है, तो वही सार्स डिजीज है। तो ये पूछा जा रहा है किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे इट इज़ काज्ड बाय द वेरिएंट ऑफ द कॉमन कोल्ड वायरस। कॉमन कोल्ड वायरस का जो वेरिएंट होता है इसी से होता है, और एक कोरोना वायरस की वजह से हो जाता है। डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में बीच में वायरल हुआ था, रमेश गुप्ता की बुक में कोरोना के बारे में बहुत पहले से लिखा गया है, तो वहीं से इंग्लिश मीडियम का ये क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में एक क्वेश्चन दिया गया था, जहाँ से कोरोना वायरस है, सार्स फैमिली का ही वायरस है, और जिसमें इट इज़ द फाउंड ऑफ द वेरिएंट ऑफ द कॉमन कोल्ड वायरस, यानी सार्स फैमिली का वायरस है। क्लियर हो जाएगा सबको कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। आफ्टर टेकिंग ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, कह रहा कोई व्यक्ति है वो बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा है, वी डू नॉट रिस्पायर फॉर सम सेकेंड ड्यू टू, हम ज़्यादा देर तक सांस को रोक नहीं सकते, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, क्योंकि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती, कम हो जाती है। हाउ मच परसेंट ऑफ एयर इज एक्सपायर्ड, कितने परसेंट एयर हमारे बॉडी से निकलती हैं। एक टेबल दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में कि कितना ऑक्सीजन हम लेते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पास्कल पे पी पे निकाला गया उसे, तो आप उसमें देखेंगे तो वहाँ पे आपको 32% बताया गया, यानी 32%, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम द ब्लड इन द, कह रहा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सचेंज फ्रॉम द ब्लड इन द, किसमें, कैपिलरीज सराउंडिंग टिश्यू सेल, किसमें, कैपिलरीज सराउंडिंग टिश्यू सेल में आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाई आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड इन द लंग्स, कह रहा द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड
बाई आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड इन द लंग्स इज कॉल्ड बाई कार्बोनेट। कह रहा ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में किस रूप में बहती हैं, तो बाई कार्बोनेट के रूप में बहती हैं। किसमें? बाई कार्बोनेट के रूप में बहती हैं। द प्रोसेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इज एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इज नोन एज। कह रहा वह प्रक्रिया जिसमें ग्लाइकोलिसिस एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के बाद द प्रोसेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद एनारोबिक रिस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद एनारोबिक रिस्पायरेशन जब होता है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन या फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है और लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 29। क्वेश्चन नंबर 29 को आपको आंसर बताना है। तो आप बताएंगे रेजिडुअल वॉल्यूम इज। कह रहा वह रेजिडुअल वॉल्यूम बताइए, अवशेषीय वॉल्यूम कितना होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ग्रेटर देन द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की तुलना में ज़्यादा होता है। ये 5 हेडिंग है, आप अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये कभी भी गलत नहीं होगा और यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। द एयर विच द ब्रीथ इन एंड आउट क्वाइटली इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? जो अंदर बाहर हवा होती है उसे क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी सांस लेने वाली गैस को क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम के रूप में जाना जाता है। द हीमोग्लोबिन ऑफ ए ह्यूमन फिटस, हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन फिटस है यानी भ्रूण है, बच्चा है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो कह रहा है जो ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट इंस्टीड ऑफ द फोर्थ, ये गलत है आपका। है द हायर एफिनिटी, ज़्यादा लगाव रखता है फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से, देन द एडल्ट, ये एडल्ट की तुलना में जो बच्चा है, एम्ब्रियो है, इसमें ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा लगाव रखता है। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ह्यूमन ब्लड की रिड्यूस हो जाती है पॉल्यूशन के कारण। कौन से पॉल्यूशन के कारण? तो कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। बुक लंग्स आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ द, तो आप कहेंगे आर्केनिडा जो है ये किससे करता है? बुक लंग्स से करता है। उसके बाद यहाँ देखिए रिस्पायरेशन के अर्थवार्म किससे करता है? अर्थवार्म में होता है, 1 मिनट, किससे होता है? मॉइस्ट स्किन से होता है। मैमल्स लंग्स से करते हैं। और मोलस्का में किससे होता है? तो मोलस्का में आपको बताना है मोलस्का में किससे होगा, जल्दी बताइए। मोलस्का में रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होगा? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम मार्क्स द रॉन्ग एंट्री। कह रहा है कौन ऐसा है, अगर रिगार्ड बात करें हम किसके? रिस्पायरेटरी सिस्टम की, कौन यहाँ पे गलत है? तो आप कहें क्लींस अप ऑफ द एयर, क्लींस अप ऑफ द एयर, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। ए पर्सन सफर्स पंचर्स इन हिज चेस्ट इन एन एक्सीडेंट। कह रहा है एक पर्सन है जो सफ़र कर रहा है कि उसका पंचर हो गया है, चेस्ट जो है पंचर हो चुका है, विदाउट एनी डैमेज, किसी डैमेज के बगैर, टू द लंग्स इट्स इफेक्ट कुड बी, ऐसे प्रभाव को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सेंसेशन ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की सेंसेशन कहते हैं इसे। इट इज नोन दैट द एक्सपोजर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल बिकॉज। कह रहा है इट इज नोन दैट द एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन, जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यह हीमोग्लोबिन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द नॉर्मल ब्रीथिंग। कह रहा है आपको क्या करना है? नॉर्मल ब्रीथिंग के रेफरेंस में कुछ पॉइंट दी गई, उसमें बताना है कौन सही कौन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सही वाला बताना है। इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस वेयर एज द एक्सपायरेशन इज द पैसिव प्रोसेस। आप कहेंगे सांस लेना कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। और सांस को निकालना कैसी प्रोसेस होती है? पैसिव प्रोसेस होती है। ए पर्सन ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर by forced inspiration after having forced expiration, this quantity of air is known as। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए आंसर करने के लिए छोड़ रखा है, आप ये एनसीईआरटी में पढ़िए और इसको पढ़ करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन आपको आंसर करना है।
हमको लगता है तीनों क्वेश्चन के आपके आंसर करने होंगे। हाँ, ये 3 क्वेश्चन आपके रखे गए जिसका आपको आंसर करना होगा, बाकी आपके आंसर कराए गए हैं। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से सर्च करना है और खुद से करना है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन। कह रहा है आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन है। यहाँ पे प्रश्न को सही से पढ़िएगा, इनकरेक्ट कौन है स्टेटमेंट जो है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग को लेकर के हीमोग्लोबिन से। 4 ऑप्शन दिया गया, हायर हायर पीएच वैल्यू होनी चाहिए, लोअर पीएच वैल्यू होनी चाहिए, लोअर पी कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और हायर पी कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। हम लोग एक कर्व पढ़े थे, सिग्मॉइड कर्व, वहीं से प्रश्न पूछा गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। इन ब्रीथिंग मोमेंट, जब आप सांस लेते हैं, एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाई, हमारे एयर वॉल्यूम को कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, नापा जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसे कहते हैं स्पायरोमीटर। क्या कहते हैं? स्पायरोमीटर कहते हैं। चलिए हमने इसको बता दिया। स्टेथोस्कोप आला कहते हैं, धड़कन सुनने का काम आता है। स्फेग्नोमीटर मीटर आपका बीपी नापने के काम आता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है, ह्यूमिडिटी नापता है। तो स्पायरोमीटर जो है आपका सही हो जाता है ब्रीथिंग मूवमेंट को जो है वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करने के लिए। 2 प्रश्न के आंसर आपको बताने। आज की श्रृंखला में आपके 40 क्वेश्चन रखे गए थे और ये 40 क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और खास करके इसका सेकंड पार्ट जो आएगा वह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी पार्ट आप देखते रहिए। पूरी एनिमल फिजियोलॉजी फिर प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करने के बाद हम लोग टेक्सोनॉमी में एंट्री करेंगे। पूरी टेक्सोनॉमी करने के बाद तब हम लोग बचे हुए जो अवशेष रह जाएंगे उनको करेंगे, जैसे फॉसिल फूल वगैरह, इन सब का करेंगे। इवोल्यूशन का करेंगे, फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का करेंगे। और इन सब का करने के बाद धीरे धीरे हमारे सारे चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे, हम सेल टिश्यू सेल डिवीजन इत्यादि का करने के बाद सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके एक साथ लगातार कई दिन तक आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी, एक एक पार्ट का पूरा। और वही मैराथन क्लास के सारे क्वेश्चन में से हम उम्मीद करेंगे कि आपके एग्जाम में कम से कम 110 से 112 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन डेली आप पढ़ते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।